हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पिछले वीडियो के बाद इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे प्रोटेक्टेड एरिया। कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जो प्रोटेक्टेड है, यानी जिसको चूँकि हम जानते हैं कि हमको प्लांट को वाइल्ड लाइफ है उसको बचाना है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ एरिया को प्रोटेक्टेड कर दिया है। यानी कि ऐसे एरिया में ह्यूमन एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड है, प्लांटेशन का काम होगा वहाँ पर, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगेगा, कल्टीवेशन नहीं होगा, ठीक है, ग्रेजिंग नहीं होगी। इस तरीके की जो भी एक्टिविटीज़ है वहाँ पर प्रोटेक्टेड कर दी गई हैं। तो हम स्टडी करेंगे कौन कौन से वो स्कीम बनाई गई है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये सब काम हो रहा है। इसमें सबसे पहला है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? एक लार्ज एरिया होता है, अ लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया इज कॉल्ड बायोस्फीयर रिजर्व। एक ऐसा लैंड बनाया गया, लैंड पर एक ऐसा एरिया बना दिया गया है जहाँ पर प्लांट और एनिमल ढेर सब मतलब कंजर्व किए जाते हैं। इसके साथ साथ ट्राइबल लाइफ है वो उस एरिया में चल सकती है। ऐसे एरिया को कहा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। जैसे एक बायोस्फीयर रिजर्व है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इन मध्य प्रदेश, ठीक है, जिसमें एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुरा और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है बोरी एंड पचमढ़ी। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व में नेशनल पार्क भी हो सकता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है। आगे डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, लेकिन आप पहले ये समझिए कि नेशनल पार्क मीन्स बायोस्फीयर रिजर्व मीन्स एक बड़ा सा एरिया होता है। उस बड़े से एरिया में प्लांट भी होते हैं, प्लांट का भी कंजर्वेशन किया जाता है, एनिमल का भी कंजर्वेशन किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ ट्राइबल जो लाइफ है वो वहाँ पर चल सकती है, ठीक है। लेकिन अब नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क आर लार्ज एंड डाइवर्स रिजर्व्स owned by the government which after protection to the plant animal and many other aspect to the ecosystem। मतलब अब हम पढ़ रहे हैं नेशनल पार्क के बारे में। नेशनल पार्क जो होता है उसी बायोस्फीयर रिजर्व में एक ऐसा एरिया होता है जहां पर प्लांट और एनिमल को रखा जाता है, लेकिन कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर प्रोहिबिटेड होती है। ना किसी एनिमल को किल कर सकते हैं, ना हम किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड होती है। कुछ नेशनल पार्क जैसे इंडिया में है, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है ना। ये सब नेशनल पार्क हैं। कहाँ कहाँ है ये सबको आप लोग पूरी तरीके से एक एक बुक में आपके लिखा हुआ मैप बना करके ये सब देख करके उसको याद कर लीजिएगा कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है। अपने यूपी में भी एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, ये आप मैप से देख के समझ सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक स्पेशल प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसमें फ्लोरा और फना को रखा गया, मतलब फ्लोरा एंड फना का कंजर्वेशन किया जाता है, लेकिन लिमिटेड एक्टिविटीज़ के साथ ह्यूमन को भी अलाउ किया जाता है। लिमिटेड एक्टिविटी कुछ कर सकते हैं, कुछ ट्राइबल्स लोग वहाँ से कुछ जड़ी बूटियों को ले सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, पेड़ को काट नहीं सकते, ये सब मना, किसी एनिमल को किल नहीं कर सकते, ठीक है। थ्रेटेंड एनिमल जो है, हमने कल की वीडियो में थ्रेटेंड एनिमल को बताया था, जो अभी तो सेफ है लेकिन अगर सेफ ना किया गया तो खत्म हो जाएंगे। थ्रेटेंड एनिमल जैसे ब्लैक बक, व्हाइट आइड बक, एलिफेंट, पाइथन, राइनोसिरस, ये सब यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखे जाते हैं। जूलॉजिकल पार्क ऐसा पार्क है जहाँ पर मेनली एनिमल और बर्ड को प्रोटेक्टेड किया जाता है, ठीक है ना। ये जूलॉजिकल पार्क होते हैं, कोलकाता में आपका जूलॉजिकल पार्क है, और भी जगहों पर है। उसके बाद बोटेनिकल गार्डन, एक ऐसा गार्डन बनाया गया है जिसमें डिफरेंट टाइप के प्लांट को कंजर्व किया जाता है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि प्लांट और एनिमल की बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं जिसका कंजर्वेशन ना किया गया तो वो धीरे धीरे फिनिश हो जाएंगे, ठीक। तो बोटेनिकल गार्डन में स्पेशली प्लांट को कंजर्व किया जाता है। अगली हेडिंग देखिए, इंडेमिक स्पीसीज। इंडेमिक स्पीसीज ऐसे प्लांट और एनिमल को कहा गया है जो किसी स्पेशल एरिया में ही पाए जाते, बाकी कहीं नहीं पाए जाते। फॉर एग्जाम्पल जैसे लायन टेल मकाऊ, ये वेस्टर्न घाट, आपने क्लास में पढ़ा होगा, ये मकाऊ जो है ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। मालाबार पराकीट, ये मालाबार रीजन में पाया जाता है। नीलगिरी लंगूर, नीलगिरी की पहाड़ियों पे पाया जाता है। नीलगिरी थार, नीलगिरी पहाड़ियों पर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सब कुछ ऐसे
कुछ ऐसे एनिमल हैं जो सिर्फ वहीं पाए जाएंगे, बाकी कहीं नहीं पाया जाएगा, तो ऐसे स्पीसीज को इंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे भी कंजर्वेशन प्रोग्राम इंडिया में या फिर एनजीओ के माध्यम से चलते हैं, गवर्नमेंट भी उसमें हेल्प करती है, कुछ गवर्नमेंट चलाती है, कुछ एनजीओ के किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा चलते हैं। किस लिए? ताकि कंजर्वेशन हो किसका, प्लांट का और एनिमल का। जैसे वन महोत्सव के मुंशी ने चलाया था, प्रोजेक्ट टाइगर चला था, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट लायन, ये सब क्या थे? बचाने के लिए चले थे। किसको? वन महोत्सव में पेड़ों को बचाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर में टाइगर को बचाने के लिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट में एलिफेंट को बचाने के लिए, प्रोजेक्ट लायन में लायन को बचाने के लिए। चिपको मूवमेंट आपने पढ़ा, चिपको मूवमेंट में पेड़ों को कटने से बचाने के लिए। एपिको मूवमेंट भी इसी तरह मध्य प्रदेश में चला था। अमृता देवी बिश्नोई का सेक्रीफाइस आपने पढ़ा है इसमें। इस तरीके से बहुत सारे जो है मूवमेंट किसी एनजीओ के द्वारा या किसी गवर्नमेंट की अथॉराइज संस्था के द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, इसमें से एक बहुत फेमस आपने सुना होगा प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की। टाइगर को बचाने के लिए चलाया गया था। टाइगर धीरे धीरे हमारे देश से खत्म होते जा रहे थे, तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। अब उसके बाद से धीरे धीरे टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1973 में चला था। रेड डाटा बुक मैंने पिछले वीडियो में बताया था, IUCN एक संस्था है, एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसका काम ये होता है रेड डाटा बुक तैयार करना और साथ ही साथ देखभाल करना कौन कौन सी ऐसी वैरायटी प्लांट और एनिमल की जो इंडेंजर्ड तो नहीं हो रही है। तो रेड डाटा बुक में इंडेंजर्ड एनिमल्स को, प्लांट को रखा गया है। लास्ट टॉपिक है इसका माइग्रेशन। माइग्रेशन कहते हैं प्लांट और या प्लांट कह रहे एनिमल्स का अपने प्लेस से मूव करना। दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। द मूवमेंट ऑफ एन एनिमल इन लार्ज नंबर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड बैक टू द ओरिजिनल होम इज कॉल्ड माइग्रेशन। होता क्या है, आपने देखा होगा कुछ सीजन ऐसे आते हैं जिसमें कुछ बर्ड उड़ करके आपके यहाँ आती हैं, है ना। सारस के बारे में आपने नाम सुना होगा। ठीक है, वो राजस्थान तक आती है ना। सरिस्का और मेनली कहाँ की मुझे भूल गया ये नाम। ये लिखा हुआ है नॉर्थ पोल या साउथ पोल से हर साल आती है, आर्कटिक रीजन से अपनी इंडिया तक आती है। ठीक है ना। तो ये माइग्रेशन कहते हैं एनिमल्स का अपने जगह से मूव करना। ठीक है ना, जिसमें मेनली बर्ड ही होती हैं। बर्ड ज़्यादा माइग्रेशन करती है, जैसे और भी एनिमल करते हैं। और ये करते क्यों हैं माइग्रेशन हमेशा? ये तो शेल्टर के लिए किया जाता है, ये तो फूड के लिए किया जाता है, या तो प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज से बचने के लिए किया जाता है। उसके बाद लास्ट रीडिंग है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एंड रिफॉरेस्टेशन। हम जानते हैं कि पेपर जो होता है वो एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, तो उसको हम अगर चाहें तो रिसाइकलिंग कर सकते हैं। रिसाइकलिंग करके हम उसको कुछ और फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को बचा सकें। ये पेपर किससे बनता है? प्लांट से बनता है। लास्ट रीडिंग है रिफॉरेस्टेशन। एक होता है डिफॉरेस्टेशन, एक एफॉरेस्टेशन, एक रिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन पेड़ को कटाना, पेड़ को काटना, एफॉरेस्टेशन पेड़ को लगाना, और रिफॉरेस्टेशन प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्री वेयर फॉरेस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। मतलब अगर कहीं पर पहले से कोई पेड़ कट चुका है, यानी कोई फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है, वहां पर प्लांटेशन करना, ये कहलाता है रिफॉरेस्टेशन। ठीक है ना। ओके, इंडिया में ये जान लो बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड, जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1927 में बनाया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बनाया। ठीक है, इसका एम क्या है? इसका एम है प्रिजर्व करना, कंजर्व करना। किसको? फॉरेस्ट को कंजर्व करना। जब फॉरेस्ट कंजर्व रहेगा तो उसमें आप जानते हैं कि बहुत सारी हेल्प हमको मिलेगी। ओके, आप एक्सरसाइज इसकी कर सकते हैं।